हीटर्स एक लिहाज से अच्छे हैं कि ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे। मेटालिक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें ताकि वो भी इवेपोरेट हो साथ साथ। जब निमोनिया डेवलप हो रहा होगा तो फिर बच्चे का सांस तेज हो जाएगा। वायरस का तो कोई नहीं है ना कि आप उसको एंटीबायोटिक तो नहीं ना दे सकते। आप नेबुलाइज कर दें, नेबुलाइजर के अंदर नॉर्मल सलाइन के साथ। खतरनाक होगा जब वो एक गर्म कमरे से निकल के एकदम बाहर जाएंगे। हम सर्दियों में आने वाली बीमारियों का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं और आज के प्रोग्राम में और स्पेशल जो मौजू है वो है बच्चों से रिलेटेड। हम देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं सर्दियों में उनको सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, बीमारियों का ख़तरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्की सी खांसी, नाक का बहना या सांस का ज़रा सा तेज़ हो जाना और बाज़ औक़ात तो एक संगीन चेस्ट इन्फेक्शन की इब्तिदा हो सकता है। तो सवाल ये कि सर्दियों में बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन अचानक क्यों बढ़ता है और कौन सी निशानियां जिन्हें नज़रअंदाज करना वालिदैन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हर वालिदैन जानना बेहद ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड करेंगे कि चेस्ट इन्फेक्शन से किस तरह से बचा जा सकता है और अगर ये हो गया है तो कौन कौन से इक़दाम आपने करने हैं। जाहिद अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो जिस तरह से हमारा आज का टॉपिक है बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस, ये सर्द मौसम के अंदर ही इसमें क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हो जाता है? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जो सर्दी बजाते ख़ुद आपका जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, लोकल डिफेंस सिस्टम्स जो कि आपके बैक्टीरिया और वायरसेस को बहुत सारा चेक में रखते हैं, वो सर्दी की वजह से वो इनफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा उतने ज़्यादा वो इनफेक्टिव होते जाएंगे क्योंकि हमें आदत नहीं है इतने ठंडे मौसम की। प्लस फिर जो इस ठंड के साथ ड्राइनेस आपका जो म्यूकस है उसको भी ड्राई कर देती है। फिर कुछ बैक्टीरिया जब बॉडी हीट कम हो जाती है तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उनकी रेप्लिकेशन प्रोसेस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और फिर सर्दियों में क्राउडेड इंडोर्स बहुत करीब लोग और फिर मुंह पे प्यार श्यार, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, इंक्रीज्ड रेप्लिकेशन, पुअर डिफेंस सिस्टम इन ऑलरेडी चाइल्ड हु हैज़ वेरी पुअर डिफेंसेस। ओके, तभी ये न्यू बॉर्न बेबीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि उसमें डिफेंस सिस्टम अपना है ही कोई नहीं ना। ओके। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि वालिदैन बहुत सारी लापरवाही, जैसे आपने भी कहा कि मुंह पे प्यार भी कर रहे हैं। एक तो लापरवाही है कि रोक भी नहीं सकते, कोई आगे लाड प्यार से कर रहा है तो उसे क्या मना करें। या फिर गर्म कपड़े हम देखते हैं कि उस तरह अपने बच्चे की खातिर तो फिर अब मना करना पड़ेगा। अगर बच्चा बीमार हो गया तो फिर क्या फायदा हुआ? मेहमान ने तो चले जाना है, आपको भुगतना पड़ेगा। और न्यू बॉर्न बेबी तो बता भी नहीं सकता कि भाई मुझे क्या पेन हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक ही दफा वो फिर बेचारा बीमार होगा। अच्छा, ये जो फिर हम हीटर्स भी चलाते हैं ये कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बच्चों? हीटर्स एक लिहाज से अच्छे हैं कि ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, मगर ये फिर ऑलरेडी जो ड्राइनेस हो रही है उसको और ज़्यादा एनहांस कर देंगे। तो उसके लिए फिर ह्यूमिडिफायर या वो जो आपके रॉड वाले हीटर्स हैं उनके ऊपर फिर आप कुछ किसी मेटालिक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें ताकि वो भी इवेपोरेट हो साथ साथ। सो ड्राइनेस अभी तो साथ साथ बचना, मगर जितनी सर्दी हो रही है मेरे ख्याल है हीटर के बगैर गुजारा मुश्किल ही होगा। बिल्कुल है, लेकिन वो यही है कि बेहतरीन हाल है कि आप साथ पानी रख लें किसी भी बाउल के अंदर। जाहिद साहब, बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन की इब्तदाई अलामात कौन सी होती हैं जिससे पता चल जाए और जिस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए? आम तौर पे शुरू में इस फ्लू लाइक नोज़ी बह रहा है, थोड़ी बहुत खांसी है, मगर बच्चा फीड ले रहा होता है, एक्टिव है, फीवर कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता। मोस्टली वायरल इन्फेक्शन इस तरह स्टार्ट होती हैं और खुदा का शुक्र है कि ज़्यादातर केसेस में यहीं तक ही रहती हैं। मगर फिर कुछ बच्चों में देर स्प्रेड डाउन और आपके वो लंग्स इन्वॉल्व हो के नमोनिया वाली पिक्चर्स आनी शुरू हो जाती हैं। जब नमोनिया डेवलप हो रहा होगा तो फिर बच्चे का सांस तेज़ हो जाएगा, उसका जो फीवर हाई ग्रेड, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा होगा, उससे सांस नहीं लिया जा रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि सांस लेते हुए बेबी को मुश्किल हो रही है। तो असूलन ये वो स्टेज होती है यहाँ से थोड़ा सा पहले ही अगर आपको लग रहा है कि इस तरह कुछ भी हो रहा है। आम तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे, वो सबसे पहले दूध पीना छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरह हो रहा है और एक आध दफ़ा कोशिश की और नहीं हुआ, देन यू नीड टू सीक मेडिकल एडवाइस। अच्छा, इन्हीं कंडीशंस की बुनियाद पर हम ये भी फ़र्क जान सकते हैं कि आम खांसी में क्या फ़र्क है और ये जो सांस लेने की तकलीफ हो जाए इसमें कैसे फ़र्क है? देखना, अगर जो आम फ्लू है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब नोज़ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो आप वो सलाइन ड्रॉप्स डाल के बल्ब सकर के साथ नोज़ को साफ़ कर लें, बेबी ठीक हो जाएगा, दूध भी पी लेगा और एक्टिव क्राइंग सांस लेना उसका आसान है।
मगर अगर निमोनिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक तो सांस की रफ्तार तेज़ होगी, ओके। दूसरा अगर आप एक वो टर्म यूज़ होती है लेमन टर्म के पसलियाँ चलना, अच्छा, कि वो पसलियों के दरमियान में गड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो निशानी इसलिए ये है कि बेबी को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। या कहते हैं खड़खड़ की आवाज़ आती है। खड़खड़ की आवाज़ जो है ना, वो तो अगर रेशा नाक में भी पड़ा हुआ है, अच्छा। तो वो जब सांस आप अंदर खींचते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस आपको चेस्ट में फील होती हैं। अगर निमोनिया हो गया तो उसकी खड़खड़ नहीं सुनाई देनी, उससे पहले ही सांस बहुत ख़राब होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर बच्चों का एक प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर उन्हें रेशा है या बलगम है तो वो निकाल ही नहीं सकते खुद से, तो उस सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? उसमें अब बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो लेस दैन 2 मंथ्स के हैं, उनमें मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है कोई भी करने वाली। फ्लू खांसी की जैसे हम खा लेते हैं आराम से, उनके लिए वो मेडिसिन भी अनटिल अनलेस का बिल्कुल मजबूर हो जाए वो नहीं है इस तरह। सो अब आपके पास फिर वो स्लाइन के ड्रॉप्स डालें नोज़ में और बल्ब सकर के साथ उनको बाहर निकालें ताकि नेज़ल पैसेज क्लियर हो जाए। नेज़ल पैसेज क्लियर होगा तो बच्चा फीड बेहतर ले सकेगा। ठीक। फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप नेबुलाइज कर दें नेबुलाइज़र के अंदर नॉर्मल लाइन के साथ, क्योंकि मेडिसिन डालने की ज़रूरत है। अगर चेस्ट ख़राब नहीं है तो फिर मेडिसिन डालने की ज़रूरत तो सूलन नहीं होनी चाहिए, तो उस लाइन के साथ आप नेबुलाइज कर दें। फिर एक जैसे पुराने तरीके में वो होता था भाप देना, अब छोटे बच्चों के साथ वो ज़रा है। मुश्किल है। फिर एक उसका वर्क अराउंड इस तरह हो सकता है कि वॉशरूम के अंदर आप गर्म पानी का शावर खोल दें, तो वो कुछ देर के बाद वो स्टीम जमा हो जाती है, तो आप फिर बच्चे को गोद में लेके ज़रा साइड पे खड़े हो जाए। ये भी अच्छा तरीका है। एक वर्क अराउंड है, पर काइंड ऑफ अब कुछ करके आपने ये जो 4-5 दिन का वायरस का साइकिल है इसको पूरा करना ही है। ओके। अच्छा, यानी कि ये साइकिल पूरा होगा ही होगा। वायरस का तो कोई नहीं है ना कि आप उसको एंटीबायोटिक तो नहीं ना दे सकते। ओके। तो वायरस ने अपना साइकिल पूरा करके तकलीफ को कम कर सकते हैं आप, यानी कि उसको कुछ दिन गुजार लें और बस इस बात का ध्यान रखेंगे ये स्प्रेड ना करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि सांस की रफ्तार जैसे हमने देखा कि बच्चों की तेज़ हो जाती है इस कंडीशन में, तो कहाँ ज़्यादा ख़तरे की बात है कि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते? यहाँ पे यही पॉइंट है कि अगर आपको लग रहा है ना बच्चे दूध कम पीना शुरू हो गया, ओके, पहले पी रहा था, आपने नोज़ वगैरह साफ़ किया, वो पी रहा था, अब वो ढीला सा होकर लेट गया है, दूध नहीं पी रहा, सांस तेज़ चल रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो ये असूलन इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। और अगर इग्नोर कर दिया जाए तो लॉन्गर तो फिर वो अब सांस ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो फिर बच्चा बिल्कुल ही, तो फिर दैट्स लाइफ थ्रेटनिंग। ये वाले को इमरजेंसी में ही मैनेज होना चाहिए। अच्छा ये घर में नहीं है। क्या हर खांसी या इन्फेक्शन में थोड़े से बड़े बच्चे भी हों अगर, तो एंटीबायोटिक देना ज़रूरी हो जाता है या बेजा हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बेदरीग इस्तेमाल करते हैं? मेरे ख्याल है इस बात का जवाब आपको भी पता ही है कि ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो फ्लू वाली हैं ये वायरल हैं मोस्टली, ठीक है। और शुरू के दिनों में वो एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बना के दे रहे होते हैं तो घर वाले। एंटीबायोटिक का तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ना ना, सही, ठीक है ना। वायरल इन्फेक्शन हुई, गला आपका रेडिश हो गया, हल्का फुल्का फ्लू हुआ, उसने अब 3 से 5 दिन लेने हैं। अब कई दफ़ा पेरेंट्स को भी कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बस ये एक खुराक के बाद ही ठीक हो जाए, और कई दफ़ा एंटीबायोटिक का मिसयूज़ भी होता है। बहुत थोड़े इंस्टेंसेस हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर से होती है और आपको एंटीबायोटिक देनी होती है, मगर उसका डिफ्रेंशिएशन आप जब बेबी को चेक करते हैं, गला देखते हैं, ओवरऑल चीज़ें देखते हैं, तो वो पता चल जाता है, डॉक्टर्स को पता चल जाना चाहिए इसका कि ये बैक्टीरियल है और वायरल है। ज़्यादा मसला जो सेल्फ मेडिकेशन घर पे विद एंटीबायोटिक्स, इस तरह तो आप साल में 10 दफ़ा एंटीबायोटिक दे के बैठे होंगे और फ़ायदा भी कोई नहीं होना, सही, तो साइड इफ़ेक्ट्स ही आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे हम देखते हैं कि गर्मी हो सर्दी हो उनका नाक बहता ही रहता है, वो क्या प्रॉब्लम होती है? उस टाइम पे इन्फेक्शंस का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे एंटीबायोटिक से, वो ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर जो इतना लंबा चल रहा है वो आम तौर पे एलर्जीज़ होती हैं, या फिर एक ये होता है कि जैसे शूज़ नहीं पहने हुए नंगे पाँव घूमे जा रहे हैं, वो ठंडा एकदम गर्मी वाले कमरे से निकल के बाहर ठंडे में चले गए। बच्चे तो ज़्यादातर सॉक्स पहनना ही पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बड़ा मुश्किल है, वो रूम में रखना बड़ा मुश्किल है। सर्दी में वो एक रूम में रह के तंग आ जाते हैं, पर फिर अब क्या करें, अब करना तो है ना। तो वो कौन कौन सी वैसे चीज़ें हैं टेक केयर जो वालिदैन नहीं कर रहे, जिस पे ज़्यादा फोकस होना है? अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियाँ हुई हैं और हम अपने तो लिबास बदल रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का उसके अकॉर्डिंग नहीं शायद चेंज कर रहे होते कि हाय ये इसने बड़े हो जाना है तो गर्मियों वाले 2-3 पहना दो।
अब ये तो काइंड ऑफ अपना अपनी वो चॉइस हो सकती ठीक। है। टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, Maintain कर- और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा जब वो एक गर्म कमरे से निकल के एकदम बाहर जाएंगे। ओह, वो फ्लू जो हल्का था वो ज़्यादा हो जाएगा, वो खांसी जो हल्की थी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, रिकवरी टाइम भी बढ़ जाएगा कि आपकी रिकवरी जो 3-4 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और ज़्यादा सही। लंबी हो गई। अब आप कह रहे हैं 7 दिन में फ़र्क नहीं सही, पड़ रहा। सही। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि साथ साथ अब ना वो लाहौर में स्मोक और फॉग और सारा कुछ, जी। तो एलर्जिक कंपोनेंट भी है, तो वो थोड़ा सा एक दफ़ा डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सही। लें कि ये एलर्जी तो नहीं चल रही कहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे कह नहीं रहे होते लेकिन इनडायरेक्टली वो बता यही रहे होते हैं कि इतनी ठंड हमें नहीं लग रही जितनी हमारी अम्मा को लग रही है। हमें इतने कपड़े पहनाए हुए हैं कि हमें पसीने आए हुए हैं अंदर से। फिर ये थोड़ा सा बुरी बात होगी ना, अब पसीना आ गया कमरे के अंदर, जी। अब वो निकला बाहर, बाहर। तो अब फिर तो ये तो फिर वो कोई हवा तरीका तो ना और लगे, वो खतरनाक फिर है। और भी ये अब भी लगेगी ना बताइएगा वो जो तो। मदर फीड करवा रही हैं बच्चों को, उनका भी क्या कोई रोल होता है? कोई डाइट इस तरह, कोई ठंडा गर्म खा लें, ये भी बड़ी मिथ्स हैं कि कोई बच्चे यखनियाँ को पिएं, कोई इस यखनियाँ तरह पिएं की तो चीज़ें। बच्चे को वो जाएगा, बच्चे को लगेगा जो खुराक माँ खाएगी वो बच्चे को लगेगा, ऐसा कुछ होता है सर्दियों इसका सबसे आसान हल ये है कि मदर बैलेंस डाइट, में? बैलेंस डाइट नहीं ना, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की अगर एक्सेस करेंगे तो एक्सेस तो फिर किसी चीज़ की भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, सही। एंड दैट अप्लाइज टू द डाइट एज वेल। आप बैलेंस डाइट रखिए, सब कुछ लीजिए, मगर बस इस बात का ध्यान रखने कि अगर माँ का गला ख़राब हुआ तो अब माँ ने फीड भी करानी है, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस बहुत आसान है। सही सही सही। और ज़रूरी नहीं है कि मदर भी इतनी ही बीमार होंगी जितना बेबी बीमार होगा। हो सकता है बड़ों को 1-2 छींकें आ रही हैं, थोड़ा सा हुआ और वो 2 दिन में ठीक हो गए, और बच्चा बच्चा ज़्यादा इफेक्ट हो ज़्यादा गया। फंस गया। सही, बहुत So, शुक्रिया उसका- डॉक्टर साहब Thank का। you so और यकीनन बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि जो शायद हमारे लिए एक मामूली सा नज़ला या और उन पे खांसी है, एक्सपीरियंस भी नहीं करने चाहिए आपको खुद से, सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन का नहीं होना चाहिए।